आपने निर्णय लिया। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए कोई डेडलाइन रखी है, कब तक इसका काम पूरा होगा? मेरा काम तो 3 साल में पूरा करूंगा। अदालत में ये फैसला किया और अयोध्या में वहां मस्जिद के लिए जमीन दी गई, लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या इसका भी यही वो हाल काम होगा? कैसा होगा? वो काम तो होने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद आपने मुर्शिदाबाद में वहां पर न्यू रखी जिस तरीके से, और उसको अब बनाने का काम आप कर रहे हैं। सवाल ज्यादातर यही हो रहा है कि आपको बाबरी नाम ही क्यों रखने को मिला, कोई और नाम भी क्या आप रख सकते थे? ऐसा ऐसा आपने नहीं सोचा? अरे, सारे बंगाल में हजारों मस्जिद है, लेकिन बाबरी मस्जिद तो 464 साल अयोध्या में था मौजूदा। वो 1926 जी सर। दिसंबर वो तो ढांचा तोड़ दिया और रिमूवल कर दिया। क्यों कर दिया? इसीलिए मैं निर्णय लिया जो फिर एक बाबरी मस्जिद में ही मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया मस्जिद बनाएगी। तो कोई तो मना नहीं किया। कोई सुप्रीम कोर्ट जो 2019 में जो निर्णय लिया, वो तो कोई मना नहीं किया बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जमीन में नहीं होगा। वो तो इसीलिए मैं बन चुका है तो बाबरी मस्जिद नाम रखने का किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी को कोई वो उसी जगह में उसी लैंड में तो राम मंदिर बना अच्छा, लिया। हुमायूं मैं साहब, तो सारा इंडिया सुप्रीम का कोर्ट में जो ये मामला मुसलमान गया है। था, अदालत में ये फैसला गया और अयोध्या में वहां मस्जिद के लिए जमीन दी गई, लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या इसका भी यही वो हाल काम होगा? कैसा होगा? वो काम तो होने वाला नहीं है। वो काम जो जहां से वो जगह दिया, वो जो अयोध्या से 14 किलोमीटर दूरी में जो नदी के किनारा में जो जगह दिया, वो जगह में तो कभी 15% मुसलमान आबादी है। किसके वो रिक्स लेगी? किसके वो जमींदारी लेके वो बाबरी मस्जिद बनाएगी? वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए तो मैं मुर्शिदाबाद पे 72% मुसलमान का आबादी है। बेलडंगा में 75% मुसलमान की आबादी है। इसीलिए तो मैं वहाँ बनाने के लिए तो आपने निर्णय लिया। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए कोई डेडलाइन रखी है, कब तक इसका काम पूरा होगा? मेरा काम तो 3 साल में पूरा करूंगा। अगले 11 फरवरी, अगले महीना का आज 3 तारीख होने वाला है। 11 फरवरी से वो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा ढंग से शुरू होगा। कोई केरल का कोई एजेंसी को लेके मैं लगा दिया। वो एजेंसी लोग को उनको इंजीनियर लोग को लेके वो काम स्टार्ट करेगा। 11 फरवरी दोपहर 12 से पहले 2 घंटा कुरान तिलावत होगी। कुरान तिलावत को खत्म करने के बाद वो 11 फरवरी से वो काम शुरू होगी। मेरा ख्याल से वो 3 साल टाइम रखा। 3 साल से पहले ही ये काम खत्म करेगी, पूरा कंप्लीट आप करेगी। आपने नई पार्टी एक बनाई, अब आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को टिकट देंगे? जो टीएमसी से आएंगे बाकी कैंडिडेट्स, क्या उन्हीं को मौका मिलेगा या कुछ नए चेहरे आएंगे? क्या कुछ पैरामीटर्स होंगे आपके लिए? वहाँ ज्यादा से ज्यादा नया चेहरा लेके आएगी। वो जो टीएमसी को जो अभी एमएलए लोग है, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी में जोड़ गया। इनको कोई वोट चुनाव में वोट नहीं डालेगी इनको पास। इसीलिए मैं नया नया शानदार आदमी, जो ईमानदार आदमी, जो सच आदमी, जो जाने माने एडुकेटेड आदमी, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई प्रोफेसर हो, ये लोगों को मैं ही नया आदमी को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, आखिरी सवाल है। 2024 में आपने कोई बयान दिया था, उसके लिए आपने जो है हिंदू समुदाय के लोगों से माफी मांगी है, क्या था ये पूरा मामला? आप खुद बताएं। देखिए, ये जो 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम में 1 मई 2024 शाम 7 बजे वो मैं यूसुफ पठान के जिताने के लिए ऐसा बात बोला। वो सीएम मुझे बोला जो यूसुफ पठान चुनाव में हार जाते हैं, उनका जो पास जो खबर आया है, तो यूसुफ पठान चुनाव हार जाते हैं। उनका दूसरे जो 11 अबू ताहिर खान वो भी चुनाव हार रहा है। ये बात मुझे कहा
सीएम में, ममता बनर्जी में। इसीलिए पहले एक दिन पहले 30 अप्रैल 2024 मेरा घर के 2.5 किलोमीटर दूरी में योगी आदित्यनाथ जी, यूपी का चीफ मिनिस्टर, आके सारे मुसलमान को उल्टा करके टंगा के सीधा करने के लिए बोला। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोगों को डायरेक्ट अटैक किया, मेरा को भी किया, मेरा मुसलमान कौम को भी किया। इसीलिए दूसरा दिन में गुस्सा आया, बोला मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान का आबादी है, यहाँ आके तुम 30% है, तुम मुसलमान को उल्टा करके साथ करोगी तो मैं ही आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर आपको भागीरथी नदी में बहा दूंगी। यही बोला, कोई काटने का बात नहीं बोला। उनका जो बात मेरा को जो डराया, मेरा कौम को जो डराया, इसीलिए मैं चुनाव को मेरा पास वोट देने के लिए ये बात किया। ये सवाल और ले लेते हैं आपसे हुमायूं साहब। आप चुनाव में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपके पास नंबर्स, मान लीजिए बहुत बहुत नंबर्स आपके पास नहीं आते हैं, 2 4 5 विधायक आपके जीतते हैं अगले चुनाव में बंगाल में, तो क्या आप ममता बनर्जी के साथ जाएंगे, क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या आपकी रणनीति होगी, क्या कुछ सोचा है इस बारे में? 2-5 का कोई सवाल ही नहीं है, 2-5 का कोई सवाल नहीं। मुर्शिदाबाद में 22 सीट है आज का दिन में, वो 22 से मैं अकेला चुनाव लड़ेगी तो भी 15 सीट जीत का हासिल करेगी, तो मैं जोड़ के करेगी तो वो 22 से 22 सीट ही मेरा पास आएगी, मेरा गठबंधन को पास आएगी। ये मेरा कहना है। वो बगल में जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है 12 सीट, वो भी जोड़ के मैं गठबंधन करके लड़ेगी तो वो भी 12 सीट मेरा पास में आएगी। फिर वो उत्तर दिनाजपुर का 9 सीट है, वो भी मेरा पास आएगी। फिर वो पास में 6 सीट है, वो भी 3 सीट आएगी, 3 सीट बीजेपी में जीतेगी। यह हालत बहुत खराब होगी टीएमसी का। टीएमसी का जो 3 बार मुख्यमंत्री बनने का बाद जो लास्ट ईयर 2021 से जो 2026 चल रहा है, ये टर्म्स में ज्यादा से ज्यादा जो सरकार जो झूठा काम पे जुड़ा हुआ है, मिथ्याचार किया, नहीं कोई गलत काम पर जुड़ा हुआ है, लोगों को काम नहीं देगा, कर्म संस्थान नहीं करका, डेवलपमेंट नहीं करका, ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाते हैं, इसीलिए लोगों को इनको पास वोट नहीं डालेगी। आप, मेरा उम्मीद है मैं अगले दिन जो चुनाव आते हैं मेरा गठबंधन करके सरकार बना लेगी। किसी को मैं ये 3rd पोजीशन में चला जाएगी टीएमसी, और वो बीजेपी को भी सत्ता में नहीं आने देंगी मैं बंगाल से। हुमायूं कबीर जी, एक्सक्लूसिवली हम आपसे बात कर रहे हैं, जाते जाते आप ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी पहले जो था, आज के दिन में वो माटी से बहुत दूर चला गया। किसी आदमी को साथ कोई बात करने का उनका मौका ही नहीं है। वो थोड़ा जो अमला है, जो आधिकारिक लोग है, इनको ज्यादा ध्यान दे रहा है, यही काम पर जुड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगी। हुमायूं कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।